चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। सिर्फ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी बाकी हैं। चुनावी भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा कितना बढ़ गया है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज से कोलकाता से जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल सरकार और इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जैन हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले कई दिनों में आपके पास किस तरह के केसेज आ रहे हैं? मैम, पिछले कुछ दिनों में केसेस तो बहुत बहुत बढ़ गई है और जो हमको अभी एकदम देखना, सोचना, समझना, स्वीकार करना पड़ेगा वो है कि सारे हॉस्पिटल्स में जितना बेड कोरोना के लिए लगाए गए हैं वो सारे बेड कल रात तक बिल्कुल भर्ती थे। गवर्नमेंट कुछ 15-20% बेड का बढ़त के लिए बोले हैं, अभी उसका इफेक्ट हम लोग देखा नहीं है। आईटीयू में बेड्स, वेंटिलेटर बहुत कम पड़ रहे हैं। दूसरे बात है, इस बार बच्चे और जो कम उम्र के होते हैं बिलो 40-50 इयर्स ऑफ एज, सारे हॉस्पिटल में कम उम्र के पेशेंट्स, बच्चे का प्रॉब्लम छाए हुए हैं। अभी एक बात मैम सिर्फ समझिए, हम लोग, हमारे जो जनसंख्या वो महाराष्ट्र के लगभग समान है। हमारे जो जन घनत्व है, द पॉपुलेशन डेंसिटी, वो महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा है। अभी हम लोग महाराष्ट्र के 10% में भी नहीं आए हैं, तब ये हाल है। तो अगर हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन और कुछ बढ़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये भीड़ भट्टा गैदरिंग तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये क्या हम लोग पॉलिटिकल आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े किसी का नजर में नहीं है, ये तो बहुत आश्चर्य का बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर राहुल जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सैन, जो डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं बहुत ही वाजिब सवाल है और एबीपी न्यूज़ भी यही सवाल उठा रहा है कि ये जो चुनावी रैलियां हैं, ना यहाँ मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, हम बंगाल को कहाँ झोंक रहे हैं? जी, आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है। ये कोरोना बीमारी ऐसी विश्वव्यापी बीमारी है जिसका आंसर कोई भी देश के पास नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड कंट्रोल, मास्क पहनना, टीकाकरण, ये हमारे कुछ हथियार हैं जो इस बीमारी से बचने का एक उपाय है। पर मुझे बहुत दुख के साथ बहुत खेद होता है मैं जब देखता हूँ कि ये इलेक्शन रैलीज़ हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का हुजूम एक बार में जमता है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। कोई भी आप देखेंगे ये इलेक्शन रैलीज़ में जा रहे हैं, कोई भी मास्क नहीं पहन के। इसके कारण जो संक्रमण दर है कोरोना का वो एकदम विस्फोट हो रहा है पूरे देश में। जब पूरे विश्व में जब ये कोरोना के हमें अच्छे से मालूम है, भली भांति हमको मालूम है कि ये जहाँ पर हुजूम जमता है, जहाँ पर भीड़ जमता है, भीड़ इकट्ठा होने से ही इसका संक्रमण दर बढ़ता है। तो हम क्यों नहीं इस पे रोकथाम लगाते हैं? अगर हम कोई भी तरह का गैदरिंग हो, चाहे वो इलेक्शन रैली हो, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं पर भी अगर एक जमघट जहां पर जमता है उसको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो हमारे पास उतने हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है कि हम इससे हम निजात पाएंगे। राहुल जी, बहुत वाजिब बात आपने कही। और कुणाल जी, जो बात अभी कह रहे थे कि बंगाल और महाराष्ट्र की जनसंख्या में, घनत्व में कोई खास फर्क नहीं है, और अभी स्थिति बंगाल की है कि तमाम अस्पतालों में सारे बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब अगर हालात और बिगड़े तो होगा क्या? कुछ आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए बंगाल में टेस्टिंग का क्या हाल है। 15 अप्रैल को 42,000 टेस्ट हुए। कुल टेस्ट अब तक कितने हो चुके हैं आपके सामने हमने रख दिए। और टेस्टिंग को लेकर भी देखिए देश भर में शिकायतें आ रही हैं। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आगे जो एडवांस टेस्ट होते हैं उसके बाद पता चल रहा है कि जो मरीज था वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे हालात में अगर बंगाल में स्थिति भयानक हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बाकी राज्यों की टेस्टिंग का हाल देखिए। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर बंगाल। मतलब कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है चुनावी रैलियों में, वहां सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग में बंगाल सबसे पीछे है। इस वक्त हालात इतने खराब हैं। 15 अप्रैल का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यहां भी बंगाल सबसे पीछे है। कुणाल सरकार जी, टेस्टिंग में बंगाल सबसे पीछे है, हालात आप खुद कह रहे हैं कि कल रात तक ऐसे हैं कि अब बेड तक नहीं है, तो फिर अब क्या किया जाए?
देखिए मैम, टेस्ट का हम लोग कभी भी, चाहे आप जो फर्स्ट वेव का टाइम जो है वो देख लीजिए, कभी भी हम लोग 46,000 47,000 के ऊपर टेस्ट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि टेस्टिंग कराना तो यह पॉलिटिकल जुलूस है नहीं कि कोई आपको रैली के, आपको प्रोसेशन बना के टेस्ट करने में नहीं आएंगे। टेस्ट कैसा होता है? जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हो, जब आप इन्फेक्टेड एरिया में लगे रहते हो, तब टेस्टिंग होता है। तो मान लेना पड़ेगा हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम कुछ नाजुक है, कुछ वीक है, उसके वो टेस्ट कराने का उतना दम उसमें नहीं है। अगर वही हालत है कि हम लोग कुछ एक दो चार नंबर बोर्ड में लगा दिए और हम बोलते हैं इतना इन्फेक्शन है, उतना इन्फेक्शन है, आप ये नंबर में मत जाइए। आप सिर्फ अस्पताल का हालत देखिए, अब सिर्फ बेड का हालत देखिए। अब देखिए कि जब मरीज एकदम लास्ट स्टेज में आ रहे, उसको भी इलाज करने का फैसिलिटी है या नहीं है। सरकार साहब, आप तो 2 दिन 3 दिन 15 दिन में एक टोटल पब्लिक हेल्थ सिस्टम को तो आप उखाड़ के उसको नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल 1 या 2 दिन की बात है नहीं। और तो बिल्कुल उसका वाजिब जो बात आपने प्रॉब्लम कही है कि ये जो वो टेस्ट प्रॉब्लम रहेगा। के लेकिन आंकड़े अब हैं, तो ये तो देखना सरकारी पड़ेगा आंकड़े कि हैं। हमारे न हेल्थ जाने केयर कई ऐसे सिस्टम मामले हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं और वो दुगने तिगनों में हो सकते हैं। अब वाजिब सवाल डॉक्टर जैन हम ये उठाना चाहते हैं कि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग चुनाव आयोग लेने वाला है, आपके हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सलाह देंगे? चुनाव आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, डॉक्टर के नाते मैं एक ही सलाह दे सकता हूं कि जो भी कैंपेनिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेनिंग हो, आजकल इतने सारे बढ़िया न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, इंटरनेट पे हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं इलेक्शन के बारे में। तो हम क्यों भीड़ इकट्ठा करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेरे ख्याल से भारत में 100 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं। तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग अपना जो कैंडिडेट से अपना बात रख सकते हैं, वो डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं। भीड़ इकट्ठा करने का क्या ज़रूरत है? और मैं तो ये चाहता हूं बल्कि कि ये इलेक्शन प्रक्रिया पूरी की पूरी अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देश में ना भीड़ इकट्ठा होगा, ना कोरोना संक्रमण का रिस्क रहेगा। आप देखिए, लोगों की अगर फिर से लॉकडाउन कहीं पर भी होता है, लोगों की रोटी रोजी जाती है। खासतौर से जो गरीब, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में आप सोचिए। और अस्पताल में आपने बेड तो बढ़ा दिए, ठीक है, बेड बढ़ा सकते हैं आप। इतने डॉक्टर्स और इतने नर्सेज ओवरनाइट, आपको अगर रातों रात अगर ज़रूरत पड़े कि हम माने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाएंगे, नर्सेज लाएंगे, ये एक प्रक्रिया बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलता है, नर्सेज को ट्रेनिंग मिलता है। बिल्कुल सही। और ये एकदम अप्रत्याशित रूप से ये जो महामारी हुआ है, अचानक से रातों रात आप कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं? तो लोगों को थोड़ा सा और इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। मैं सबसे बड़ी विफलता मानता हूँ जो देश में हुआ है, लोगों ने अभी तक मास्क पहनना नहीं सीखा। आप भीड़ में जाइए, मास्क लोग या तो चिन में पहने हुए रहते हैं, या तो गले में झूलता रहता है, या कान से झूल रहा है। मास्क पहनना नहीं आया 1 साल में लोगों को। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, पढ़े लिखे लोग हैं वो मास्क नाक के नीचे पहनते हैं। बिल्कुल तो सही। मैं क्या बोलूं इसके बारे में? डॉक्टर जैन, 1 साल हो गया हमें कहते कहते कि हाथ धोइए, मास्क ठीक से पहनिए, लेकिन ये प्रॉपर बिहेवियर जो कोरोना से हमें हरा सकता है वो हम नहीं सीख पाए हैं। डॉक्टर सरकार, मैं चाहती हूँ सिंपल शब्दों में आप बंगाल की जनता को, देश की जनता को ये समझाएं कि जो रैलियां जुटा रहे हैं नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, आपके घर में कभी कोई बीमार होगा ना, कोई नेता नहीं आएगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। मैम, वो बात एकदम ठीक है, और हम लोग हाथ जोड़ के सब नेता नेत्रियों को इलेक्शन कमीशन का पाँव पकड़ रहे हैं कि भाई साहब, आप जो भी कीजिए, आप ये भीड़ भट्टा रैली बंद कीजिए। आप इलेक्शन चाहे 1 फेज में हो, चाहे 1000 फेज में हो, जो भी कीजिए, आप तो इलेक्शन के बाद भाग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जी ये पकड़ के तो ये डॉक्टर लोग पड़े रहेंगे, अस्पताल पड़े रहेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आज चल रहा है बंगाल में, जो प्रॉब्लम 1.5-2 महीना में ठीक हो सकता था, अभी वो 4-6 महीना तक चलेंगे। तो आप लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर लोग हॉस्पिटल ये प्रॉब्लम लेके और भी 3-4 महीना घूमते रहेंगे। Let us not have election over dead bodies, यही हम अनुरोध करेंगे। कितनी बड़ी बात डॉक्टर कुणाल आपने कही कि डेटास डोंट हैव
दी इलेक्शन बॉडीज डेटा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। राहुल जैन जी, आप तो पिछले एक साल, आप ही नहीं आपका पूरा स्टाफ पिछले एक साल से कोरोना से लड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ज़मीनी हालात बंगाल में कलकत्ता से आगे, यानी कि राजधानी से आगे, किस तरह के आप महसूस कर रहे हो, किस तरह की अर्जेंसी इस वक्त बंगाल में है, आप बताएं देश को। देखिए, कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका संक्रमण दर बहुत तेज़ है, और जहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है वहाँ पर ये एकदम विस्फोट के तरह बहुत द्रुत गति से बढ़ने का इसका चांस रहता है। हम लोग कभी भी अपना गार्ड को कम नहीं कर सकते हैं, अपने जो प्रिकॉशंस है उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, जहाँ पर किसी ने मास्क हटाया या भीड़ में गए, शादी में गए जहाँ पर 100 जन का गैदरिंग है, जहाँ पर भी जाते हैं देखते हैं कि बहुत लोगों को एक साथ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक देखा था, एक सज्जन ने अपने बेटी के शादी में एक प्रोग्राम किया था डिस्को में। वहाँ पर 20 से 25 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कोरोना लेकर के। अब तो आप सोच करके देखिए, अस्पताल के बेड्स उतने नहीं है। अगर ऐसे कुछ 10, 12, 15 अगर प्रोग्राम हो, विवाह के प्रोग्राम हो, गैदरिंग्स हो, तो क्या हम किधर जाएंगे? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे नेताओं को। हम लोग न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल करते हैं, हम लोग महंगे महंगे जेट खरीदते हैं, हम लोग महंगे ये सब स्टैचूज बनाते हैं, तो हम लोग क्या हॉस्पिटल बेड स्टॉक पाइल नहीं कर सकते हैं? पैरासीटामोल जैसी दवाई स्टॉक पाइल नहीं कर सकते हैं? रेमडेसिविर जैसी दवाई स्टॉक पाइल नहीं कर सकते हैं? ये तो हमारे काम के, ये तो हमारे नेशनल एक इमरजेंसी है। इसको मैं कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस में बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पॉलिटिक्स से। मैं खाली यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ स्टॉक पाइल करना है, राशन और खाद्य सामग्री के अलावा, तो दवाइयों को स्टॉक पाइल करिए, डॉक्टर्स को स्टॉक पाइल करिए, हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाइए। राहुल जैन जी, मैंने कोशिश की आपसे समझने की कि प्राइमरी हेल्थ सिस्टम कोलकाता से आगे बंगाल में कैसा है। आपने इससे पहले भी हालांकि बताया था। डॉक्टर सरकार, अब टेस्टिंग को लेकर आपने कहा कि टेस्टिंग पर विश्वास मत कीजिए, जो सरकारी आंकड़े हैं उससे डबल आंकड़े हो सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप खासतौर पर बंगाल की स्थिति फिर से मुझे बताएं कि आप राजधानी से आगे निकल जाते हैं, अगर दूसरे जिलों में निकल जाते हैं, तो वहां पर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम कैसा है? क्या वो इस लायक है कि 2 मई के बाद जब विस्फोट होता है संभाल ले? मैडम, वो तो है नहीं, बंगाल में नहीं है, देश में कहाँ पर भी नहीं है। हम आपको और एक स्नैपशॉट देते हैं कि मान लीजिए बंगाल में अगर जोर से जोर हमारे पास जो अभी कोरोना में भर्ती कौन होते हैं, जिसको हाई ऑक्सीजन का ज़रूरत हो, वो आपके 100 में से अबाउट 15 to 20% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत हो रही है। अभी आप सिचुएशन में देखिए कि जोर से जोर अगर बंगाल में आपको ICU HDU मिला के 3000 के आसपास कुछ बेड अवेलेबिलिटी होगा। अगर आप गवर्नमेंट के फिगर्स को आप मान ले, तब भी आपके हाथ में अभी 7,500 से 8,000 के ऊपर पेशेंट्स होना चाहिए, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन, ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो आज ये सवेरे में बैठ के हम लोग देख रहे हैं कि 2:1 रेशियो का मिसमैच है। उसका माने क्या हुआ? There are lot of sick people at home, जो घर में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल में आ नहीं सकते हैं। तो इसका ऊपर अगर हम रैली करेंगे, इसका ऊपर हम रोड शो करेंगे, तो हम तो दिस इज लाइक कमिटिंग मास सुसाइड। जी बिल्कुल। हम हमारे 10 करोड़ जो जनसंख्या है उसको बोल रहे हैं कि भाई वार्ड में जाओ, हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए। कितनी बड़ी बात डॉक्टर सरकार आपने कही। 5,000 बेड लगाएंगे, उसके बाद हैंड्स अप, हम छोड़ देते हैं, हम भाग जाते हैं। ये जी, 1-2 शब्द जो आपने इस्तेमाल किए वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। मास सुसाइड की तरफ ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता को झोंक दिया जा रहा है। हमने जोर आजमाइश की कलकत्ता के, यानी कि कोलकाता के 2 बड़े डॉक्टर्स के जरिए हम आपको समझाएं कि बंगाल में टेस्टिंग का क्या हाल है, बंगाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी विश्वसनीयता का क्या हाल है, क्या 2 मई के बाद अगर कोरोना का विस्फोट बंगाल में होता है, क्या बंगाल में ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि उसे संभाल लें। कोशिश करी हमने कि आपको समझाएं कि बंगाल का जमीनी हालात इस समय कैसा है और अब चुनाव आयोग के पास कौन सी जिम्मेदारी है जो उसे आज निभानी होगी। न पाबंदी हो, न कोई हद हो
हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।